आज तारीख हो जाता है कितना, 15 अप्रैल 2025। तो हम लोग आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं कि क्या क्या आज का करंट अफेयर्स है और बातचीत कर लेते हैं। पहला देख लेते हैं कि पहला जो हम लोगों का हेडिंग क्वेश्चन है क्या है, हाल ही में किस क्रिकेटर को उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया। देखेंगे आगे चल करके किनको सम्मानित किया गया है। और नाइटहुड के बारे में आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि नाइटहुड का क्या चीज, हाँ वापसी कर देता है नाइटहुड, है ना, आप लोग पढ़े होंगे। और वही सम्मान दिया गया, तो समझ ही रहा है कि किस देश के द्वारा दिया जाता है। चलिए आज देख लेते हैं दिवस। आपको बताया है कि दिवस से क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट दिवस होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसा दिवस देखने को मिलेगा जो कि आपको किताब में नहीं देखने को मिलेगा। और इसी तरह का दिवस देखने को मिलेगा। विश्व चागास रोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व चागास रोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। देख लेते हैं 14 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपको पता है ना, WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है चागास रोग दिवस मनाया जाता है, ताकि लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली इस अल्पज्ञात बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, खास करके लैटिन अमेरिका के बारे में। लैटिन अमेरिका में यह बीमारी जो है आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है, भारत में कम देखने को मिलता है। चागास रोग देखे हैं, नहीं देखे हैं, पहले पढ़ लेते हैं, आप लोग के आसपास में देखने को मिला होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा, देख लेते हैं। चागास रोग जिसे साइलेंट और या साइलेंस्ड कह सकते हैं कि रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, साइलेंट, या उसी को कह सकते हैं कि साइलेंट, इसमें डी लगा देते हैं लास्ट में। ठीक है, इस बीमारी का नाम जो है चिकित्सक कार्लोस चागास के नाम पर ही रखा गया है, जिन्होंने पहली बार वर्ष 1909 में ब्राजील में एक बच्चे में इसका पता लगाया था। ठीक है, कहां पर पता लगाया था, ब्राजील में। और कब, 1909 ईस्वी में, है ना, याद रहेगा। और ये बीमारी किस कारण से होती है, बायोलॉजी के यदि जोड़ लेते हैं कि किस कारण से होती है, आपको पूछा जा सकता है कि चागास रोग किस बीमारी के किसके वजह से होती है, तो प्रोटोजोआ वर्ग की वजह से। कौन सा, ट्रेपेनोसोमा क्रूजी की वजह से होता है। किसके वजह से होता है, ट्रेपेनोसोमा के वजह से होता है। चागास रोग देखिए, चागास रोग क्या कहते हैं, एक प्रकार का कीट होता है। और कीट आप आसपास में देखते होंगे कि किसी को त्वचा पर क्या कर लेता है, चिपकने जाता है। मान के चलिए एक तरह से अपना ये द्रव छोड़ देता है मुख से। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं, गांव घर में कहता है कि कीड़ा चाट लिया। ठीक है, तो कीड़ा चाट लेता है तो एकदम चित्ता चित्ता दिखाई, लाल लाल दिखाई पड़ता है ना। तो ये जो आप देखते होंगे आज दिखाई पड़ता है ना आसपास में, तो हम लोगों के आसपास में कीट सब बहुत कम है। जहां पर मान के चलिए एक तरह से इक्वेटोरियल लाइन है, और इक्वेटोरियल लाइन के पास दिखाई पड़ेगा कीट पतंग सब आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। जहां पर वर्षा प्रति वर्ष कर सकते हैं लगभग रोज होता है बारिश, है ना। तो इस तरह के आसपास की घटनाएं पर वहां पर क्या हो जाएगा, कीट पतंग ज्यादा हो जाएगा। वर्षा के दिनों में आपको दिखाई पड़ता है कीट पतंग क्या दिखाई पड़ता है, भारत में ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो इसी तरह से इक्वेटोरियल लाइन पर कीट पतंग क्या होता है, ज्यादा दिखाई पड़ता है। और ये बीमारी अधिकांश जो दिखाई पड़ता है लैटिन अमेरिका के आसपास दिखाई पड़ता है। ठीक है, और लैटिन अमेरिका कह सकते हैं, कांगो घाटी कह सकते हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो ये देखे होंगे ना आसपास में, भारत में भी देखने को मिल जाता होगा, क्या कहते हैं, बरसात के दिनों में, है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, चागास दिवस बोला जाता है। चागास डिजीज रोग कह सकता है कि चागास डिजीज रोग होता है, किसके वजह से होता है, प्रोटो, हाँ ये सब वाहक होता है। उसके बाद कब मनाया जाता है ये चागास रोग दिवस, 14 अप्रैल, याद रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस भारतीय राज्य ने नवा रायपुर अटल नगर में अपनी पहली सेमीकंडक्टर इकाई का विकास शुरू किया है, किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो है नवा रायपुर अटल नगर में, ये जगह का नाम है। ठीक है, नवा रायपुर अटल नगर में क्या होता है, अपनी पहली सेमीकंडक्टर इकाई शुरू करके प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसकी आधारशिला जो है मुख्यमंत्री किसके द्वारा रखा गया है, विष्णुदेव साय। ठीक है ना, कौन है विष्णुदेव साय, कहाँ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और देख लेते हैं कि इसमें जो है चेन्नई का एक कंपनी है, क्या कहते हैं, पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं, इनके द्वारा कह सकते हैं विकसित किया जाएगा। एक कंपनी है उसी के द्वारा ये विकसित किया जाएगा। और नाम आता है, किसका नाम आता है, छत्तीसगढ़ का। और आपको बोले हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ का किसी भी राज्य का नाम आएगा तो जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में राजधानी और मुख्यमंत्री और राज्यपाल, है ना, लोकसभा सीट और राज्यसभा की सीट जल्दी से एक बार रिविजन कर लेते हैं। कितना है, सबसे पहले तो राजधानी क्या है, रायपुर है। मुख्यमंत्री कौन है, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय कह सकते हैं। उसके बाद राज्यपाल कौन है, रेमंड डेका है, रेमंड डेका है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक 1200 अन्वेषण परियोजनाएं और 100 खनिज ब्लॉक नीलामी पूरी करना है, कब तक, 2030 तक। ठीक है, खनिज हम लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है
है ना, खनिज इंपॉर्टेंट है, तो इसी के लिए क्या कहते हैं, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का लक्ष्य रखा गया। किस वर्ष तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। वर्ष 2025 में शुरू किए गए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज है, ठीक है, महत्वपूर्ण खनिज मिशन भारत में स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को मजबूत करने के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार किया है। इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या है? 2030 तक 1200 खनिज अन्वेषण परियोजनाओं को पूरा करना है और 100 खनिज ब्लॉकों की नीलामी करना है। यह मिशन जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में सहित स्वच्छ ऊर्जा कह सकते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। खनिज में क्या होगा, मान चलिए जितना आप खोज करिएगा क्या होगा, उतना आपके लिए फायदेमंद है ना। तो ये रखा गया है, सीधा याद रखना है आपको। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। जल्दी से चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस भारतीय राज्य ने कई मौजूदा कार्यक्रमों को मिलाकर एक एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना, कौन सा बीमा है? एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा के द्वारा। किसका? ओडिशा के द्वारा। ओडिशा ने जो है एक व्यापक एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है, जिसमें आयुष्मान भारत, गोप बंधु कह सकते हैं, गोप बंधु जन आरोग्य और आयुष्मान वयोवंदना योजना, 3 योजना का नाम ले रहे हैं। कौन कौन सा योजना है? आयुष्मान भारत, गोप बंधु जन आरोग्य कह सकते हैं, उसके बाद आयुष्मान वयोवंदना योजना को शामिल किया गया है। यह पहल जो है प्रति परिवार 5 लाख वार्षिक कवरेज प्रदान करती है। कितना करती है कवरेज? 5 लाख रुपया तक, जिसमें महिलाओं को जो है अतिरिक्त दिया गया है 5 लाख अतिरिक्त कवरेज शामिल है। महिलाओं को 5 लाख का क्या है? अतिरिक्त कवरेज शामिल है, जो व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये आप लोगों को डाटा है, डाटा आप लोगों को जरूरत नहीं है, सीधा याद रखना है कि किस राज्य के द्वारा कई मौजूदा कार्यक्रमों को मिलाकर एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गया है, तो ओडिशा के द्वारा। इसमें कौन कौन से योजना को एक तरह से सम्मिलित कर दिया गया है? 3 योजनाओं को समय, आयुष्मान भारत भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है ना, तो उसके बाद गोप बंधु जन आरोग्य योजना और आयुष्मान वयोवंदना योजना, तीनों को मिलाकर एकीकृत कर दिया गया है। कहां पर? ओडिशा राज्य के रहने वाले हैं आप? ओडिशा राज्य के हैं तो बनेगा, ठीक है, तो नहीं वहां से क्यों बनेगा? आयुष्मान भारत के तहत क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं, बिहार से बनेगा, यदि बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत तो भारत सरकार के द्वारा है तो वो बनेगा। आइए आगे चलते हैं हम लोग। किस भारतीय राज्य को अपने पारंपरिक रेंडिया रेशम, कौन सा नाम है? रेंडिया रेशम और खासी हथकरघा उत्पादों के लिए जो है 2025 में जीआई टैग, जीआई टैग देखिए, जीआई टैग आपको बहुत जीआई टैग हाल में फिलहाल में करवाए हैं, है ना। एक दिन किसी दिन आपको पूरा जीआई टैग पूछेंगे कि जीआई टैग आपको याद है कि नहीं है ना, किसी दिन आपको जीआई टैग ले लेंगे पूरा का पूरा, देख लेंगे। तो किस भारतीय राज्य को क्या कहता है अपने पारंपरिक रेंडिया रेशम और खासी हथकरघा उत्पादों के लिए 2025 में जीआई टैग मिला है? कहाँ का है ये उत्पाद? कहाँ है? मेघालय का है। तो पारंपरिक रेंडिया रेशम और खासी हथकरघा उत्पादों को जो है भारत सरकार के द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग से प्रदान किया गया है। और रेंडिया रेशम के बारे में बात करते थे। रेंडिया रेशम जो है हाथ से काटा जाता है। किससे काटा जाता है? ये हाथ से काटा जाता है, वही उसका धागा तैयार किया जाता है और प्राकृतिक रूप से रंगा जाता है। जो इसमें रंग का चयन किया जाता है किससे? प्रकृति के द्वारा जो रंगों को तैयार किया जाता है वो रंग दिया जाता है और जैविक रूप से ये उत्पादित होता है। रेशम आपको पता ही है कि किस तरह से निकाला जाता है ना, किससे निकाला जाता है? कीटों से, ठीक है। चलिए, जो उमडेन दिवोन लिखा, जो उमडेन दिवोन क्षेत्र के मेघालय के पहले एरीसिल्क गांव से उत्पन्न होता है। ये गांव का सिर्फ नाम याद रखना है कि मेघालय का कौन सा गांव है, मेघालय का कौन सा है, ये नाम है उमडेन दिवोन क्षेत्र। कौन सा नाम है? उमडेन दिवोन एक क्षेत्र है, कहां पर? मेघालय में। वहीं से ये प्राप्त होती है। कौन सा रेशम? रेंडिया रेशम। खासी हथकरघा के बारे में बात करते हैं तो खासी हथकरघा जो है जो अपनी जटिल बुनाई और प्राकृतिक रंगों के उपयोग के लिए जाना जाता है और खासी समुदाय की ये विरासत को दर्शाता है। तो खासी मान के चलिए एक वस्तु है ना, हाथों से बना हुआ वस्तु है, ठीक है। चलिए याद रखना है, सिर्फ आपको दो रखना है, याद रखना है। क्या रखना है? 2 वस्तु का नाम, रेंडिया रेशम और खासी हथकरघा वस्तु जो है ये रखना है। और कहाँ, किस राज्य का? मेघालय का। एक खांसी से तो नाम को आपको आसानी से पता चलेगा कि ये मेघालय का है, ठीक है। रेंडिया सिर्फ आपको याद रखना है, रेंडिया कहाँ पर? मेघालय का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस क्रिकेटर को उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड सम्मानित किया गया? नाइटहुड से सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया? जेम्स एंडरसन को। क्या बोले? हाँ, उन्हीं के बारे में बातचीत करते हैं। तो इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को
क्रिकेट के खेल क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। एंडरसन, जिन्होंने 42 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं वैसे, और वर्तमान में बात करते हैं कि कितने ये विकेट ले चुके हैं, तो 704 विकेट ये लिए हुए हैं। टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लिए हैं, तो ये 704 विकेट लिए हुए हैं। टेस्ट के इतिहास में इंग्लैंड के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये गेंदबाज है, याद है। तो हाल ही फिलहाल में ये संन्यास लिए हैं, है ना। क्या बोले, क्या चीज, टेस्ट में याद रखिए, हमको लगता है कि मुरलीधरन है, ठीक है, मुरलीधरन का ही होगा, ठीक है। या तो मुरलीधरन होगा या तो शेन वार्न होगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, दोनों में किसी एक का होगा, ठीक है। टेस्ट में भी होगा, टेस्ट में भी। तो ये आपको जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यही है, कौन है, जेम्स एंडरसन है। किस देश के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और इंग्लैंड की तरफ से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये गेंदबाज हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलते हैं आगे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, हाल ही में अंबेडकर जयंती मनाया गया है ना, कल मनाया गया था। और देख लेते हैं क्या नाम रखा गया है, इनके नाम से कुछ नाम रखा गया। बी.आर. अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया, तो किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। और ये प्रश्न आपको पूछेगा, ठीक है, ये भी प्रश्न आप लोग VVI लगा लीजिएगा, ठीक है। क्या करना है, ये प्रश्न को VVI लगा लेना है, ठीक है। तो ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया, तो किस राज्य में, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार जो है, यदि जिला बात करते हैं तो कौन सा जिला है, सागर जिला। सागर जिला में जो है भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नामक एक नया वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की घोषणा की है, जो कितना वर्ग किलोमीटर में रहेगा, 258.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या रहेगा, ये फैला हुआ होगा। इस अभ्यारण्य का उद्घाटन देखते हैं तो कब किया जाता है, 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के 134वीं जयंती, ठीक है, याद रहेगा। कल जो मनाया गया, कौन सा, कितना जयंती, 134वीं जयंती मनाया गया। और अभ्यारण्य का उद्देश्य क्या है, वन्य जीव संरक्षण को क्या करना है, बढ़ाना है, और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, कह सकते हैं, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, और स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करना है, याद रहेगा। इससे सिंपल से बात है, जब ये काम किया जाएगा तो किसको फायदा मिलेगा, सामाजिक आर्थिक विकास को इसमें योगदान मिलेगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने कहा फिल्म फोरेंसिक पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, कहां पर, तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली से जब प्रश्न आया तो नई दिल्ली से एक और प्रश्न है, वो भी देख लेते हैं यहीं पर। भारत रूस के राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए कहां एक साइकिल रैली आयोजित की गई, कहां पर, तो ये भी नई दिल्ली में। दो प्रश्न नई दिल्ली से, तो जैसे नई दिल्ली से तो नई दिल्ली के बारे में जल्दी से बता दीजिए। नई दिल्ली की मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन बनी है, रेखा गुप्ता बनी है। और उपराज्यपाल, राज्यपाल यहाँ नहीं होता है, उपराज्यपाल होता है। उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली में, 7 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें, 3 सीटें हैं। राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा की 7 सीटें, और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं, ठीक है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं। जब हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है तो याद रखना है कि कहाँ कितना सीटें हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिमालयन उच्च उन्तांश वायुमंडल के बारे में बात करते हैं। तो जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस भारतीय क्षेत्र में किया गया है, कहां पर किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है ना। आज का जो प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कुछ क्या किया जा रहा है, उद्घाटन किया गया है ना कहीं कुछ रैली किया गया है। तो हिमालयन उच्च उन्तांश वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान का उद्घाटन कहां पर किया गया है, जम्मू कश्मीर में, याद रखना है सीधा। तो जम्मू कश्मीर के नाथा टॉप में हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जो कितने मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान को जो है, इसकी स्वच्छ हवा, न्यूनतम प्रदूषण के कारण जो है रणनीतिक रूप से चुना गया है, ठीक है। क्यों चुना गया है इस स्थान को, क्योंकि यहाँ पर जो है स्वच्छ हवा है और प्रदूषण क्या है, बहुत कम मात्रा में है, इसलिए इस स्थान को चुना गया है। और उच्च परिशुद्धता वाले जलवायु और वायुमंडलीय अध्ययनों के लिए क्या कर सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि आदर्श जगह बनता है। ये आप लोगों के लिए भाषा से बता देते हैं कि क्यों किया गया, नहीं किया गया है, ये आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। प्रश्न आप लोगों के क्या जरूरी है, तो हिमालयन उच्च उन्तांश वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस भारतीय क्षेत्र में किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, लाइनिंग क्या कभी अच्छे से नहीं दिखाई पड़ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अप्रैल 2025 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया, पहले भी सौरव गांगुली थे, अभी भी वर्तमान में कौन है, सौरव गांगुली को फिर से नियुक्त कर दिया गया है। तो याद रखना है आप लोगों को, अप्रैल 2025 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति है, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली एक बार फिर आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं पूर्व भारतीय बल्लेबाज कौन है? वीवीएस लक्ष्मण भी इस पैनल में क्या है? सदस्य के रूप में शामिल है। आईसीसी का नाम आता है तो आईसीसी में देख लेते हैं। तो आईसीसी क्या कहते हैं, आपको बता चुके हैं कि वर्तमान में क्या कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है आईसीसी के? जय शाह है। ठीक है, कौन है? जय शाह है। बीसीसी का नाम आता है तो बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है ना। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों को प्रश्न दिए हुए हैं कि क्रिकेट को हाल ही में क्या कहते हैं, किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया जाएगा? 2028 में। कहां पर होने वाला है 2028 में? लॉस एंजल्स के अमेरिका, यूएसए शहर के लॉस एंजल्स शहर में होने वाला है ना। और तो 128 वर्षों के बाद जो है इसको शामिल किया जाएगा। और कितनी टीमें रहेगी उसमें? 6 टीमें रहेगी। ठीक ना, ये आपको प्रश्न करवा चुके हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं तो ये आप दोनों पहचानते ही होंगे, ये सौरभ गांगुली का प्रेस है ना। और ये हाँ आईसीसी के ये पैनल के सदस्य हैं। ये जो काम किया जाता है ये समझिए, ये क्या लिखा हुआ है? आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में। तो ये जो काम है अध्यक्ष है, ये समिति है। ये क्या है? अध्यक्ष, हाँ समिति है। ये एक प्रकार का समिति। और समिति का क्या काम होता है? नियम कानून बनाना। जैसे कि मान के चलिए कि आईसीसी के द्वारा होता है कि मैं जैसे वनडे में देखिएगा तो आपको क्या कहता है, 2 बॉल दिया जाता है ना। एक इस छोर से अगले छोर से, दोनों अलग अलग बॉल दिया जाता है, 2 बॉल दिया जाता है ना। तो इसका काम इस बार जो है सौरभ गांगुली जिस बार जा रहे हैं तो मान के अध्यक्षता तो पहले से ही कर रहे हैं। इस बार इनका काम कहना है कि जो वनडे में जो है 1 बॉल कर दिया जाए। 1 बॉल समझ रहे हैं ना, कि पूरा टूर्नामेंट जो है 1 ही बॉल से किया जाएगा, दोनों तरफ से 1 ही बॉल से खेला जाएगा। अभी वनडे में कितने तरफ बॉल होता है? 2 बॉल होता है, दोनों को मिलता है, इस छोर वाले को भी उस छोर वाले को भी। ठीक है, दोनों छोर से अलग अलग बॉल मिलता है। और आप जितना भी नियम कानून देखते हैं, कभी होता है कि मान के चलिए कि पेट पर बॉल लगता है तो ये आउट है या नहीं आउट है। ठीक है, कमर से कितना ऊंचा होना चाहिए, आउट है या नहीं आउट है। तो ये सब जो तैयार करता है कौन करता है? यही सब करते हैं। ठीक है, इसमें और सब व्यक्ति सदस्य हैं। ये तो हम लोग के भारतीय है ना, और सब देशों से लिया जाता है, सदस्य के तौर पर लिया जाता है। ठीक है, मान के चलिए कम से कम 15-20 व्यक्ति का सदस्य रहता है। और नियम कानून वो बनाते हैं कि हाँ ये होना चाहिए या ना होना चाहिए, यदि आउट होना चाहिए, यदि 9 बॉल देना चाहिए तो कमर के कितने हाइट पर 9 बॉल देना चाहिए, है ना। तो ये सब अध्यक्ष थोड़े बनाएगा, ये सब समिति तैयार करती है कि क्या नियम कानून होना चाहिए खेल में। तो नियम कानून आपको बीच बीच में देखते रहना पड़ता होगा। कि मान के चलिए कि आप जैसे कि हम लोग आईपीएल में देखते होंगे, तो आईपीएल में आपको दिखाई पड़ता होगा कि एक तरह से 12वां खिलाड़ी का एंट्री होता है, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा बोला जाता है? इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर। क्या आईसीसी में इम्पैक्ट प्लेयर है? नहीं है। आप आईसीसी के तौर पर नहीं देते। आईसीसी में कब होगा? जब मान के चलिए सदस्य कहेगा कि नहीं यहाँ पर भी लाइए, वहां पर भी पास हो जाएगा, अध्यक्ष उस पर साइन कर दिया जाएगा, तब वहां पर भी होगा। जब तक नहीं होता है तो नहीं पर होगा। ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, चलते हैं हम लोग और हम लोग देख लेते हैं कल का प्रश्न। देख लेते हैं कि कल का प्रश्न क्या था। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन जो है क्या कहते हैं स्टेशन किस देश में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को याद होना चाहिए कि जापान में। ठीक है, कितने घंटे में तैयार कर दिया गया था? लगभग 6 घंटा में। ठीक है, रात में एक ट्रेन आती है और सुबह में जब ट्रेन खुलेगी उस बीच में क्या हो जाएगा? एक स्टेशन बनकर तैयार कर दिया गया है। तो ठीक है, ये स्टेशन बनकर तैयार कहां पर किया गया है? जापान में तैयार कर दिया गया है। और हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो ये इसका आंसर क्या होगा? तो आपको जवाब देना है। कहां पर जवाब देना है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से